हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी। आज हम लोग थॉरोली पढ़ेंगे लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, जो कि लिखा है यूजीन ओनील ने। ये एक ट्रेजिकल अमेरिकन प्ले है जो कि कंप्लीट हुआ था 1941 में और 1956 में इसे परफॉर्म किया गया था। सबसे पहले ये परफॉर्म हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में फरवरी में, और न्यूयॉर्क सिटी में इसे 7 नवंबर 1956 हेलन हेज थिएटर में परफॉर्म किया गया था। इस प्ले को पुलिट्जर प्राइज़ भी दिया गया था। इस प्ले के हवाले से यूजीन ओनील की एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, प्ले ऑफ ओल्ड सोरो रिटन इन टीयर्स एंड ब्लड। इस प्ले के हवाले से यूजीन ओनील ने कहा था कि ये स्टोरी बहुत ही पेनफुल स्टोरी है, लिहाजा उसे इस प्ले को उसकी डेथ के बाद पब्लिश किया जाए, उसकी लाइफ में पब्लिश ना किया जाए। जब हम ये प्ले पूरा पढ़ लेंगे तब हमें अंदाज़ा हो जाएगा और इस कोटेशन का भी प्रूफ मिल जाएगा हमें। इस प्ले पर कमांड हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि ऑथर की जो बायोग्राफी है पहले उसके बारे में पढ़ लें। यूजीन ओनील का लाइफ स्पैन रहा है 1888 से 1953 तक। इसकी बायोग्राफी के ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरी आपसे यही सजेशन है कि पहले आप उस बायोग्राफी को देख लें ताकि आपको इस प्ले की अच्छे से समझ आ सके। इस प्ले के हवाले से जो की फैक्ट्स हैं, सबसे पहले इसका टाइटल है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। ये प्ले लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट किस तरह से है, एक तो इसका स्टार्टिंग जो है वो यानी कि एक ही दिन का ये प्ले है, सिंगल डे पर ये बेस कर रहा है। स्टार्ट सुबह से ही, मॉर्निंग से ही ये स्टोरी स्टार्ट होती है और मिडनाइट पे जाकर एंड हो जाती है। पब्लिशिंग जो है 1956 में ये पब्लिश हुआ था। योनरा जो है, योनरा ये एक प्ले है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले किस तरह से है, ऑटोबायोग्राफी होती है जिसमें जो राइटर है वो अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, लेकिन सेमी ऑटोबायोग्राफी में वो अपनी पूरी लाइफ के बारे में नहीं लिखता, बल्कि कुछ इवेंट्स जो हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अपने ऑडियंस के साथ शेयर करता है। इस प्ले के बारे में अगर बात करें तो ये प्ले जो है एक ट्रैजिक स्टेज ड्रामा है, जिससे सबसे ज़्यादा एडमायर किस वजह से किया जाता है, इसके राइटिंग स्टाइल और परफेक्ट एग्जीक्यूशन की वजह से। 4 एक्ट पर मुश्तमिल ये प्ले, जिसमें 4 मेजर कैरेक्टर्स हैं, इसे पोस्ट ह्यूमसली 1956 में पब्लिश किया गया था। पोस्ट ह्यूमसली का मतलब है कि राइटर की लाइफ में इसे पब्लिश ना किया जाए, बल्कि उसकी डेथ के बाद कोई दूसरा बंदा इसे जाके पब्लिश करवा दे। पुलिट्जर प्राइज़ इस प्ले को मिला था 1957 में। इस प्ले के बारे में अगर बात करें तो ये जो प्ले है, ये स्टोरी बहुत एक टायरॉन फैमिली की स्टोरी है, जिसमें फैमिली के जो रिलेशंस हैं वो किस तरह के हैं वो डिपिक्ट किया गया है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं और जिन जिन डिजीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, कौन कौन सी बैटल है उनकी। यहाँ पे बैटल ये वाली नहीं है यानी कि जो लड़ी जाती है, ये बैटल जो है इंसान की अपने साथ है। हर कैरेक्टर जो है वो अपने अंदर कोई ना कोई जंग लड़ रहा होता है। इट इज़ जनरली रिगार्डेड एज यूजीन ओनील्स मास्टरपीस। लॉन्ग डेज जर्नी जो है ये एक ट्रेजिडी है। ये ट्रेजिडी जो है अपने ऑडियंस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। ऑडियंस का कैथारसिस तो हो जाता है, लेकिन इसमें मॉरल लेसन जो है वो बहुत ही बड़ा मिलता है, ऑडियंस को रिलीफ मिलता है एंड पे आके। इस प्ले की जो सेटिंग है वो टायरॉन फैमिली का ही एक ड्राइंग रूम है। सी साइड उनका जो समर होम है वहाँ पे टायरॉन फैमिली रहती है। ये एक ही दिन पर मुश्तमिल है। हमने पहले बात की है कि सिंगल डे ये एक प्ले है, जिसकी स्टार्ट जो है 1912 की अगस्त मॉर्निंग से होता है। इसके जो फर्स्ट एक्ट है वो 8:15 से स्टार्ट होता है। सेकेंड एक्ट जो है 1:15 से स्टार्ट होता है। थर्ड एक्ट जो है 6:30 से स्टार्ट होता है, और जो लास्ट एक्ट है 4th एक्ट वो मिडनाइट से स्टार्ट होता है। इस प्ले के इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में अगर बात करें, ये थीम्स अगर हम पहले जहन में रख लेंगे तो जब हम प्ले पढ़ रहे होंगे तब हमें आसानी होगी इस प्ले को समझने में। ये प्ले फैमिली लाइफ पर मुश्तमिल है, जिसमें एक फैमिली दिखाई गई है जिसके 4 मेंबर्स हैं, 2 पेरेंट्स और 2 उनके चाइल्ड। ऑटोबायोग्राफी है ये प्ले। एस्केपिज़म का यहाँ पे थीम दिखाया गया है। एस्केपिज़म किस तरह से है कि इंसान रियलिटी से भागना चाहता है। यहाँ पे कोई ड्रग्स का सहारा ले रहा है, कोई अल्कोहल का सहारा ले रहा है, और कोई एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है। यहाँ पे एस्केपिज़म दिखाया गया है। दूसरा नाहिलिज्म। नाहिलिज्म ये एक बिलीफ है जिसमें रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स इन द बिलीफ दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस। ये जो नाहिलिज्म का थीम है ये यहाँ पे दिखाया गया है कि गॉड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, ह्यूमैनिटी जो है वो सफ़र कर रही है। रियलिटी वर्सेस इल्यूजन। यहाँ पे रियलिटी और इल्यूजन का जो कंट्रास्ट दिखाया गया है कि इंसान के हाल में, प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि वो अपने इमेजिनेशन में ही सारी ज़िंदगी गुजारता है। यहाँ पे जो मैरी का कैरेक्टर है वो हमें ज़्यादातर इसी कैरेक्टर में ही, इसी थीम को ही वो जस्टिफाई करता नज़र आता है, रियलिटी और इल्यूजन का, कि वो पास्ट लविंग वुमेन है
नॉस्टैल्जिया और घोस्ट ऑफ पास्ट, ये भी बेस कर रहा है रियलिटी और इल्यूजन से। नॉस्टैल्जिया कहते हैं कि इंसान के जो पास्ट के जो भी इवेंट्स थे वो बार बार उसके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। जो घोस्ट ऑफ पास्ट है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि ये जो नॉस्टैल्जिया है, मैरी का जो कैरेक्टर है यहाँ पे, वो हम हमेशा ही पूरे प्ले में, थ्रू आउट द प्ले, हमें वो अपने माजी के ख्यालों में खोई हुई नज़र आती है। वो चाहती है कि काश वो आज शादी ना करती, वो एक नन होती या फिर एक कॉन्सर्ट में पियानो बजा रही होती। एम्बिवेलेंस का थीम है। एम्बिवेलेंस का थीम जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, जो कि दिखाया गया है। जो पेरेंट्स हैं मैरी और टायरॉन, इनका रिलेशन जो है वो एम्बिवेलेंस में है कि मैरी जो है वो कश्मकश में है। वो उसकी ख्वाहिश होती है सबसे बड़ी कि वो एक नन बने या फिर एक पियानिस्ट बन जाए, कॉन्सर्ट में जाके पियानो बजाए, लेकिन वो नन नहीं बन सकती क्योंकि उसने टायरॉन से शादी कर ली है। तो उसके क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती है। अब ये जो फीलिंग्स हैं, एम्बिवेलेंस यही कहते हैं ना कि इंसान की जो फीलिंग्स होती है उसे समझ में नहीं आ रहा होता, एक ही टाइम पे दो मुख्तलिफ किस्म की जो फीलिंग्स आ रही थी वो ओवरकम कर रही होती हैं। यहाँ पे हम उसका लव भी दिखाते हैं और वो बस रेग्रेट भी होता है उसका कि काश वो शादी ना करती और नन बन चुकी होती या फिर एक पियानिस्ट बन चुकी होती। लव एंड हेट का जो थीम है वो दिखाया गया है। जो दो भाई हैं एडमंड और जेमी, जिनको हम आगे तफसील से पढ़ेंगे, उनके दरमियान दिखाया गया कि लव और हेट का जो है, क्योंकि जो एडमंड है वो दोनों भाई आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जो जेमी है बड़ा भाई, वो अपने छोटे भाई को कहता है कि उसे उसकी फ़िक्र है, वो उसका अच्छा इलाज करवाना चाहता है, उसे परवाह करता है उसकी, लेकिन वो चाहता है कि मैं उसे कामयाब नहीं देख सकता, अपने छोटे भाई को वो कामयाब भी नहीं देख सकता। यहाँ पे जो लव एंड हेट का जो थीम है वो रिलेट कर रहा है एम्बिवेलेंस के साथ। एलिनेशन जो है ये कहते हैं अनफ्रेंडली होना, ये थीम जो है एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। अब इन थीम्स को हम माइंड में रखेंगे जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे। इस प्ले में जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, सिंबलिज्म तो हर प्ले में होता है। इस प्ले सबसे पहले देखिए टाइटल को, तो टाइटल लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, लॉन्ग डेज सिंबलाइज करता है, लॉन्ग डेज सिंबलाइज कर रहा है लाइफ को, और इनटू नाइट ये जो सिंबलिज्म है मूवमेंट का, मूवमेंट टुवर्ड्स डेथ, यानी कि जो इंसान की लाइफ है वो हर वक्त मूव कर रही है डेथ की तरफ। फॉग जो है, फॉग यहाँ पे दिखाती है एल्यूजन को, और उसके अलावा ये जो फॉग का सिंबल है वो मैरी के लिए ज़्यादातर यूज़ किया गया है, एडमंड के लिए यूज़ किया गया है कि जब स्टार्ट में, प्ले के स्टार्ट में जब यहाँ पे जिक्र होता है ना कि फॉग जो है वो आ रही है, धुंध आ रही है, फॉग आ रही है, मैरी यही कह रही होती है। तो इसका मतलब है कि जो वो उसकी एडिक्शन है, उसका लव टुवर्ड्स ड्रग्स है, तो वो दोबारा वापस आ रहा है। अल्कोहल है यहाँ पे, ये भी सब अल्कोहल का जो, अल्कोहल और मॉर्फिन जो है, ये दो सिंबल्स इसलिए यूज़ किए गए हैं कि ये एस्केपिज्म को जाहिर कर रहे हैं। कैरेक्टर्स जो है वो अपने आप में ही एक सिंबल हैं क्योंकि इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। वेडिंग ड्रेस जो है, वेडिंग ड्रेस ये एक इंपॉर्टेंट थीम है मैरी का, तो वो उसके जो फ्यूचर की प्लानिंग्स है उसको लेकर, यानी कि उसके होप्स और ड्रीम्स को वो ये जाहिर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वेडिंग ड्रेस है वो उसे याद नहीं आता, क्योंकि प्ले में जो लाइन है ना कि शी नेवर नोज़ वेयर द ड्रेस इज़, उसे नहीं पता होता कि उसका जो वेडिंग ड्रेस है वो कहाँ पड़ा है। वो खुद को मेंटेन करने की कोशिश करती है, दोबारा से ब्यूटीफुल लगने की कोशिश करती है और अपने मॉर्फिन एडिक्शन जो है वो छोड़ना चाहती है। ये होप और उसके ड्रीम दिखाए गए हैं, लेकिन उसे याद नहीं पड़ता कि उसका ये जो वेडिंग ड्रेस है वो कहाँ है। इसका मतलब है कि उसकी जो अफेक्शन है ड्रग्स के लिए, उसकी एडिक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मॉर्फिन जो है ये भी दोबारा एस्केपिज्म को यहाँ पे ज़ाहिर कर रहा है। ड्रिंकिंग जो है ये उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसके इन बुरे रवैये को और उनकी बुरी कंपनी को यहाँ पे ज़ाहिर कर रहे हैं। कैरेक्टर्स जो हैं इस प्ले में 4 मेजर कैरेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है जेम्स टायरोन, जो कि हेड ऑफ़ द फैमिली है, और एडमंड और जेमी का ये फादर है। ये कैरेक्टर जो है एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, मतलब कि यूजीन ओनील के फादर से रिलेट करता है। यूजीन ओनील के फादर का ये, और उसके अलावा ये एक एक्टर है, रिटायर्ड एक्टर है, जिसने शेक्सपियर के बहुत सारे कैरेक्टर्स पर काम किया है, लेकिन इसका जो ज़्यादातर प्रमोट इसने किया है और बार बार एक ही कैरेक्टर को किया है। और उसके अलावा इसको इसी चीज़ का रेग्रेट भी है कि इसने अपनी जो विजडम है, उसकी पर्सनैलिटी में जो वर्सटैलिटी है, उसको इसने वेस्ट कर दिया है एक ही कैरेक्टर बार बार करके। इसकी ये बहुत कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन इसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, इसको इस चीज़ का रेग्रेट है। उसके अलावा ये 65 ईयर्स इसकी यहाँ पे एज दिखाई गई है, और अपने पोस्चर्स की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी और चार्म की वजह से ये 10 साल छोटा नज़र आता है अपनी उम्र से। और ये इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि कोई इसको बूढ़ा आदमी कहे। अपने बच्चों से तो बिल्कुल ही ये ओल्ड मैन सुनना नहीं चाहता। ये इंसान जो है मटेरियलिस्टिक है, और इसकी स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं। ये भी हमेशा अपने पास्ट में ही नज़र आता है हम लोगों को कि इसने जितनी ज़्यादा स्ट्रगल की है और आज ये मकाम हासिल किया है तो क्या है। ये इंतहा का कंजूस बंदा है, जो कि हर वक्त इसी ऑब्सेशन में रहता है कि किस तरह वो पैसा बनाए, किस तरह से वो पैसा कमाए। इसका सबसे बड़ा खौफ जो है वो यही है कि इसकी दौलत जो है ख़त्म ना हो जाए।
और दूसरे नंबर पे आती है मैरी टायरोन। ये लेडी ऑफ द हाउस है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बेचारी ड्रग एडिक्शन का शिकार रही है। 1888 जब इसने अपने बेटे एडमंड को बर्थ दी थी, तब ही बेचारी इस चीज़ का शिकार हो गई थी। ये खुद को बदलने की कोशिश तो करना चाहती है, लेकिन इसकी जो एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। रिहैबिलिटेशन सेंटर भी इसने ज्वाइन किया था, लेकिन फिर भी ये नॉस्टैल्जिया में रहती है हर वक्त और एस्केपिज्म में रहती है। ये पूरे प्ले में एंग्जाइटी और डिप्रेशन में ही हमें नज़र आती है। और दूसरा, ये हर वक्त नशे में धुत होती है। तीसरा नंबर पे आता है जेमी, जो कि जेम्स जूनियर से रिलेट करता है। और ये जेमी का जो कैरेक्टर है, ये इसकी उम्र 33 साल है। ये अपनी फैमिली का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला बच्चा है, जो कि टिका कर शराब पीता है और हम बुरे कामों में भी मुलविस पाया जाता है। उसके अलावा इसके फादर जो है यानी कि टायरोन, वो बार बार इसको यही कहता है कि तुम अपने करियर पे फोकस करो, तुम अपनी कंपनी जो है वो चेंज करो, लेकिन ये किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता। अब इसकी जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह दिखाई गई है कि ये अपने भाई से प्यार तो करता है, लेकिन उससे नफरत भी बहुत ज़्यादा करता है। उसकी परवाह करता है, लेकिन उसे कामयाब होता हुआ नहीं देख सकता। उसके अलावा यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और आखिरी कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर एडमंड का है। एडमंड जो है वो अपने 23 साल उसकी उम्र यहाँ पे दिखाई गई है। और ये कैरेक्टर जो है यूजीन ओनील की अपनी लाइफ से यानी कि उसी को ही रिलेट करता है। ये एक पोइटिक ज़रा फिलोसफिकल कैरेक्टर है और पोइट बनना चाहता है। इसके अलावा ये इसको टीबी है। सेमी ऑटोबायोग्राफी ये प्ले किस तरह से है? सबसे पहला जो हमें हिंट मिलता है इस प्ले से, एक तो पहले राइटर की अपनी कही बात कि ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने वाली है। कोई भी चीज़ जो है वो किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करेगी और बहुत ही ज़्यादा उन्हें भी रुलाएगी, तो वो ऐसी होती है जो उसमें ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो रियलिटी पे बेस करते हूँ। तो यूजीन ओनील ने अपनी ही लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं और कुछ इवेंट्स जो है वो यहाँ पे हमें दिखाए हैं। सबसे पहली बात है, यहाँ पे जो कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर जेम्स टायरोन का, ये उसके अपने फादर का कैरेक्टर है कि वो भी रिटायर्ड एक्टर था। जेम्स टायरोन भी एक रिटायर्ड एक्टर ही है और यूजीन ओनील का फादर जेम्स जो था वो भी रिटायर्ड एक्टर था। वो भी मटेरियलिस्टिक पर्सन था, ये भी मटेरियलिस्टिक पर्सन है। यूजीन ओनील का जो फादर था उसने अपने 10 ईयर्स एज में ही अपनी स्टडी जो है वो छोड़ दी थी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसने तब से ही स्ट्रगल कर दी थी। और जेम्स टायरोन का जो कैरेक्टर है, ये जब अपने नॉस्टैल्जिया में जाता है, पास्ट में जाता है, सोच रहा होता है, इसको जब फ्लैशबैक में जाता है तब ही हमें पता चलता है कि ये भी 10 साल की उम्र से ही इसने मेहनत करना शुरू कर दी थी और इसने अपनी पढ़ाई भी इसी वजह से छोड़ दी थी। एक ये हो गया, इसी वजह से अब ये एक पावरफुल पर्सन है, लेकिन फिर भी इसकी जो ऑब्सेशन है मनी बनाने की वो ख़त्म नहीं हुई कि इसको पता है कि अब इसने क्या करना है। हर वक्त ये पैसा बनाने की ही फिक्र में लगा रहता है। यहाँ पे इसके कैरेक्टर से मार्क्सिज्म शो हो रही होती है। दूसरा जो है कैरेक्टर मैरी का, ये भी बिल्कुल उसकी माँ के कैरेक्टर से रिलेट करता है। जो इसकी यूजीन ओनील की माँ थी वो भी डिप्रेशन में रहती थी, हर वक्त एंग्जाइटी में रहती थी। उसने भी एक एक्टर से शादी की थी, मैरी ने भी एक एक्टर से शादी की है। और दूसरा वो भी एडिक्शन का शिकार थी, मॉर्फिन के एडिक्शन का। और इसकी माँ जो है, ये भी, इसकी डेथ भी इसी वजह से होती है और ये एडिक्शन का भी शिकार थी। उसके अलावा जो इस प्ले में हमें एक कैरेक्टर नज़र आता है जेमी का, तो वो इसके बड़े भाई जेम्स जूनियर से रिलेट करता है, जो कि हमेशा उसकी अर्ली लाइफ में ही डेथ हो गई थी अल्कोहल की वजह से, क्योंकि हर वक्त वो शराब के नशे में धुत रहता था। और ये जो फोर्थ कैरेक्टर यहाँ पे एडमंड, वो यहाँ पे दिखाया गया है यूजीन ओनील के अपने कैरेक्टर की सूरत में कि ये भी पोइट बनना चाहता है और फिलोसफिकल कैरेक्टर है, और यूजीन ओनील भी राइटर बनना चाहता था। उसके अलावा ये एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे दिखाया गया है वो है कि एडमंड का एक भाई जो है उसकी बचपन में डेथ हो जाती है, और यूजीन ओनील का असल में भी एक भाई था बचपन में ही जिसकी डेथ हो गई थी। ऑटोबायोग्राफिकल जो एलिमेंट्स हमें इसमें नज़र आते हैं उसमें वो तो हम तफसील से जिक्र कर चुके हैं। रेस्टलेसनेस जो है वो हर जगह दिखाई गई है, प्ले में भी रेस्टलेसनेस है। और उसके अलावा ऑथर की जो लाइफ थी, ऑथर की लाइफ में भी हमें यही नज़र आता है। फादर और सन का जो रिलेशनशिप है वो दोनों जगह पे ही ख़राब रहा है कि इस प्ले में जो है जब ज़रूरत थी, जब बच्चे थे चाइल्डहुड में, एडमंड और जेमी किसी को भी बाप का प्यार नहीं मिला था। और असल लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है कि यूजीन ओनील को हमेशा इग्नोर किया गया है। और दूसरा, उसकी पर्सनैलिटी पे इस चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ा है और बहुत ही बुरा असर पड़ा है। उसे समझाने वाला कोई नहीं था, उसे अपने मदर की और अपने मदर और फादर दोनों की, पेरेंट्स की, किसी की भी अफेक्शन नहीं मिली। इस वजह से वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहा है। होमलेसनेस है यहाँ पे कि हमें पता है ना, ये जो कैरेक्टर था
एक्ट वन जब स्टार्ट होता है तब टाइम पीरियड दिखाया गया है 1912 की, एक सनी मॉर्निंग है और ऑलमोस्ट 15 past 8 का जो टाइम है वो दिखाया गया है। सूरज की रोशनी खिड़कियों से आ रही होती है, अंदर पर्दा जब उठता है तो स्टेज के ऊपर हमें दो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। मैरी और जेम्स टायरोन जो है ये हमें सबसे पहले नजर आते हैं। इस प्ले के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे ही एक्ट फर्स्ट में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जब ये जो प्ले स्टार्ट होता है तब मैरी जो है वो किसी सेंटर से आई हुई होती है और वो अपना इलाज करवा के आई हुई होती है, क्योंकि मैरी जो है वो मॉर्फिन एडिक्शन का शिकार होती है। इसी वजह से वो अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आई हुई होती है, सेंटर से वापस आई होती है। तो ये लोग नाश्ता करके जब वापस आते हैं ड्राइंग रूम में, तब यहाँ पे आकर जो उसकी अपेयरेंस है वो सबसे पहले दिखाते हैं। टायरोन की अपेयरेंस दिखाते हैं कि उसने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, वो अभी भी बहुत हैंडसम है और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। उसके पोस्टर्स भी जो है ऐसे लगते हैं जैसे मिलिट्री वालों के पोस्ट, उसका जो पोस्टर है मिलिट्री लाइक है, और वो अपनी उम्र से 10 साल छोटा नज़र आता है। लेकिन जो मैरी है उसने वेट भी थोड़ा सा गेन कर लिया है और उसके अलावा है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन अपनी उम्र से थोड़ी सी बड़ी लगती है। जब वो बैठते हैं तो टायरोन जो है मैरी से कहता है कि तुमने ठीक से नाश्ता नहीं किया, ऐसे लगता है कि जैसे तुम ना अब अपना वेट लूज़ करना चाहती है। तुम ऐसे मत करो, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, तुम्हारे ऊपर ये जो वेट गेन तुमने किया हुआ है ये पोस्टर तुम्हारे ऊपर सूट कर रहा है। उसके अलावा तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। उसे एडमायर करने की कोशिश करता है। जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तब हमें दो बॉयज़ की आवाज़ सुनाई देती है हंसने की। ये आवाज़ होती है जेमी और एडमंड की, जो कि डाइनिंग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे, ब्रेकफास्ट करते हुए हंस रहे होते हैं। तो आयरॉनिकल वे में टायरोन कहता है मैरी से कि ये लाजमी ये जो है लड़के ये ओल्ड मैन के बारे में बात करेंगे, यानी कि अपने आप को वो ओल्ड मैन कहता है। यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये जाहिर करते हैं कि बाप बेटों में जो है गैप है। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, वो अपनी किसी बात पे ही हंस रहे होंगे, लगता है वो कोई जोक सुना रहे हैं एक दूसरे को। उसके बाद ही वो अपने एक सिगार सुलगा लेता है टायरोन जो है। यहाँ पे सिगार जो है ये किस चीज़ को जाहिर करता है, एस्केपिज्म को जाहिर करता है। यहाँ पे हर कैरेक्टर जो है वो किसी ना किसी एडिक्शन का शिकार है। हर कैरेक्टर की इंडिविजुअल स्टोरी है, हर कैरेक्टर अपने आप में ही सफ़र कर रहा होता है, वो अपने आप से जंग लड़ रहा होता है और इसका जो सिगार है वो सुलगा लेता है। उसी दौरान जब ये बातें करते हैं हमें नज़र आता है कि जो बैठी हुई है मैरी, उसके हाथ जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। जब भी वो मतलब सेंटर से वापस आती है, हॉस्पिटल से वापस आती है, उसके हाथ तब भी टायरोन जो है वो कहता है कि अब दोबारा से ये मुझ पर मजाक कर रहे होंगे, मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, मेरे ऊपर बातें कर रहे होंगे। तो मैरी जो है उसे समझाने की कोशिश करती है। उस टाइम वो अपने बच्चों को आवाज़ देती है कि आज अंदर आ जाओ। जब वो अंदर आते हैं तब हम देखते हैं कि उसके साथ, यानी कि जब वो हंस रहे होते हैं तब साथ साथ एडमंड के खांसने की भी आवाज़ आ रही होती है। तो ये जो कफिंग है ये किस चीज़ को जाहिर कर रही है कि उसकी सिकनेस को, इसकी इलनेस को, किसी भी यानी कि वो बीमार है। तो मैरी जो है वो कहती है कि वो वर्डली अपने बेटे के बारे में बात करती है, लेकिन टायरोन जब वो कहता है कि नहीं इसको ना कोई मसला नहीं है, इसको कोई बीमारी नहीं है, बस इसको यानी कि सर्दी लग गई होगी, इसकी वजह से इसको खांसी हो गई है। तो जब दोनों लड़के अंदर आते हैं तब हम देखते हैं कि जो जेम्स है, जेम्स जूनियर, जेमी जिसको यहाँ पे कहा गया है, वो 33 साल का एक लड़का है और उसके अलावा जो उसका छोटा भाई है एडमंड, वो 23 साल का लड़का है। दिन के 10 साल का इन दोनों के बीच में गैप है। लेकिन वो लड़ाई शुरू हो जाती है। इस पूरे ड्रामे में हम लोग देखते हैं कि टायरोन और जेमी की हर वक्त लड़ाई रहती है। तो यहाँ पे भी अभी भी वो उसे कहता है कि तुम लोग मुझ पर हंस रहे थे। तो एडमंड कहता है नहीं, हम आपके ऊपर मजाक नहीं कर रहे थे, मैं इसे अपने जोक सुना रहा था कि जब मैं बाहर गया था अपने दोस्तों के साथ, तभी वो उसे फिर एक स्टोरी सुनाता है कि उनके जोक सुना रहा होता है। लेकिन जो एडमंड है उसकी बात को नहीं माना जाता। टायरोन कहता है कि तुम, उसे क्रिटिसाइज़ करता है कि तुम अपनी जो फिलोसफिकल तुम्हारी वर्ल्ड है इस चीज़ से बाहर आओ, तुम्हारा ये जो सोशलिस्ट बिहेवियर है ये चीज़ किसी काम का नहीं है। तो उसे मतलब कि क्रिटिसाइज़ करता है कि अपना मुंह बंद रखो। वो खांसते हुए ऊपर चला जाता है, कहता है कि मेरी किताबें ऊपर पढ़ी है, मैं जा रहा हूँ। जब वो चला जाता है और मैरी भी है वो उठ के चली जाती है, तो पीछे टायरोन और जेमी आपस में बात करते हैं उसकी हेल्थ को लेकर कि उसके जो, मुझे लगता है, जेमी कहता है कि मुझे लगता है एडमंड को टीबी हो गई है। तो वो कहता है कि नहीं इसको टीबी नहीं हुई होगी। टायरोन कहता है इसको सर्दी लग गई होगी। तो जब मैरी वापस आती है नीचे तो वो दोनों खामोश हो जाते हैं। जब एक्ट टू स्टार्ट होता है तब हमें पता चलता है कि ये लंच के पहले का जो टाइम है और ये है अभी टाइम ऑलमोस्ट Q1 का टाइम है, यानी कि 12:15। इस टाइम पे कैथलीन जो है ये एक नया कैरेक्टर हमारे सामने आता है कि कैथलीन जो उनकी मेड है जो उनका काम कर रही थी, विस्की बार बार पेश कर रही होती है एडमंड को। एडमंड विस्की भी पीता है और बात करता है। उस दौरान कैथलीन एडमंड को बताती है कि मैं जब ऊपर गई हूँ सफाई करने, जो तुम्हारी, एडमंड जो है वो अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है। उसकी माँ अब यहाँ पे कंप्लेंट करती है टायरोन के हवाले से। वो कहती है कि कभी भी उसने उसे घर नहीं दिया, उसे कोई खुशी नहीं दी, उसे हमेशा तनहा रखा है, उसे प्रॉपर घर नहीं लेके दिया, वो हमेशा पैसा बनाता रहता है, फैक्ट्रियाँ लेता रहता है, लेकिन कभी भी ज़मीनें तो ख़रीदता रहता है लेकिन कभी भी उसने उसे घर बनाकर नहीं दिया। अगले सीन में जब अगला सीन जो शुरू होता है, नेक्स्ट सीन एक्ट 2 का, तो ये दोपहर के खाने
टायरॉन और जेमी जब बात कर रहे होते हैं तो टायरॉन बताता है जेमी को कि तुम्हारा शक जो है वो ठीक निकला है, इसे टीबी ही है और अब हम इसको डॉक्टर हार्डी से इसका इलाज करवाएंगे। तो दोबारा से इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है टायरॉन की और जेमी की, कि वो कहता है कि तुम यहाँ पे फिर भी अपनी कंजूसी दिखाओगे, अपने बाप से कहता है कि तुम दोबारा यहाँ पे कंजूसी दिखाओगे, तुम उसका अच्छे से इलाज नहीं करवाओगे, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने मेरी माँ का अच्छे से इलाज नहीं करवाया और वो आज तक ड्रग्स के एडिक्शन का शिकार है। तो तुम उसे किसी अच्छे से हॉस्पिटल ले जाओ और एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। वो कहता है कि डॉक्टर हार्डी भी डॉक्टर है, वो हमारा फैमिली डॉक्टर है। इनकी लड़ाई दिखाते हैं और यहाँ पे इनका क्रिटिसिज्म चलता रहता है। जेमी जो है वो चला जाता है। जब मैरी नीचे आती है तो वो दोनों खामोश हो जाते हैं, जो उनका आर्ग्यूमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। अब उसकी जो अपेयरेंस होती है, इससे अब सारे ही परेशान हो जाते हैं कि मैरी की जो अपेयरेंस है वो दोबारा से ये सिंबलाइज कर रही होती है कि दोबारा से वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो गई है। उसके हाथों की मूवमेंट, उसका जो हुलिया होता है वो बिल्कुल ही। एडमंड अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आपको ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, तो वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो सुन ही नहीं रही और वो ऐसे कहती है कि तुम किसी के बारे में बात कर रही हो, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती, मतलब कि झूठ बोलती है, छुपाने की कोशिश करती है। वो बार बार उसे यही कहता है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, आपको ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। तो उस दौरान वो दोबारा से मैरी जो है वो अपने पास्ट में चली जाती है। यहाँ पे घोस्ट ऑफ पास्ट जो है दोबारा से आ गया है, यानी कि उसका जो नॉस्टैल्जिया है वो बार बार दिखाया गया है। वो उस दौरान एडमंड को बताती है कि किस तरह से उसे टायरॉन से मोहब्बत हुई थी, किस तरह से उसने शादी की थी और वो जो टाइम पीरियड था उसका बहुत ही अच्छा था। तो वो रिकॉल कर रही होती है अपने यूथ को, उसका अपने वेडिंग ड्रेस को वो याद करती है। अब जो वेडिंग ड्रेस है यहाँ पे सिंबलाइज करता है उसकी ब्यूटी को, उसकी यूथ को और उसके जो ड्रीम्स थे उन्हें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दिन तो वही है लेकिन शाम का टाइम है। एक्ट 3 में क्या होता है कि मैरी और कैथलीन जो है वो बैठी होती है। कैथलीन बार बार उसे विस्की दे रही होती है एडमंड को और जेमी जो है वो भी शराब पी रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इस पूरे टाइम में कैथलीन के साथ जो बातें चल रही होती है मैरी की, वो अपने पास्ट में होती है। वो दोबारा से पास्ट को याद कर रही होती है। वो कैथलीन को बताती है कि किस तरह से उसकी जो पहली मुलाकात थी एडमंड के साथ, टायरॉन के साथ उसकी पहली मुलाकात कब हुई थी, कब उसने प्रपोज किया था, कब उसकी शादी हुई थी। पूरा टाइम ही वो उसे अपनी बातें जो है वो सुनाती रहती है। वो उसे ये भी बताती है कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो थी वो यही थी कि काश वो एक कॉन्सर्ट की पियानिस्ट बन जाती या फिर वो एक नन बन जाती। तो उसको रेगरेट भी है कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी टायरॉन के साथ किस तरह से। और उसे ये भी रिवील करती है कि जो टायरॉन है उसका टेम्परामेंट जो है वो बहुत ही लूज टेम्पर का इंसान है। यहाँ इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और इस वजह से इनकी लड़ाई भी इसी वजह से होती रहती है और अब वो पछता रही है टायरॉन से शादी करके। इस पूरी कन्वर्सेशन में हमें यही नज़र आता है कि जो मैरी है वो किस चीज़ का शिकार है, अपने नॉस्टैल्जिया में, और उसका जो पास्ट है वो। अब यहाँ पे साथ साथ वो ड्रग्स भी लेती रहती है, शराब, क्योंकि बार बार वो विस्की पेश कर रही होती है ना कैथलीन उसको। उस टाइम पे जब एडमंड और जेमी वापस आते हैं तो वो उन्हें बहुत ही अच्छे से उनका वेलकम करती है मैरी। लेकिन उन दोनों को पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है जल्द ही कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा नशे में है। उस दौरान वो अपने नशे की ही हालत में ये जाहिर करती है, वार्न करती है एडमंड को कि जेमी जो है वो तुम्हारा खैर खा नहीं है, बल्कि ये तुमसे नफरत करता है, ये तुम्हें कभी भी सक्सेसफुल पर्सन बनते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि इसने जिस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है, इसकी अपनी सोहबत जो है वो बुरी है, अपनी कंपनी इसकी अच्छी नहीं है, अल्कोहलिक है, ये बिल्कुल वैसा ही तुम्हें बनाना चाहता है। अब इस पूरे प्ले में हर किसी ने अपना कोई ना कोई सहारा ढूंढ रखा है एस्केपिज्म का। जैसे सिगार पीता है और अल्कोहल पीता है जो टायरॉन है। जेमी जो है वो भी अल्कोहलिक है। उसके अलावा जो मैरी है वो मॉर्फिन के एडिक्शन का शिकार है और अपने ट्यूबरक्लोसिस की वजह से एडमंड फिर भी वो भी शराब पीता रहता है। तो हर किसी ने अपना कोई ना कोई जो ज़रिया है एस्केपिज्म का वो ढूंढ रखा है। एस्केपिज्म का यहाँ पे थीम हो गया। उसके अलावा जो फॉग है वो रिजेंबल करती है। अब जो फॉग हॉर्न जो बार बार बज रहा होता है तो वो किस चीज़ को रिजेंबल करता है कि ये जो उसका नॉस्टैल्जिया है या फिर उसकी जो एडिक्शन है वो दोबारा वापस आ गई है। मैरी की जो एडिक्शन है वो वापस आ गई है। वो कहती है ना कि फॉग चली गई है, अब मुझे ऐसे लगता है कि वो वापस आ जाएगी। बार बार जो फॉग का हॉर्न है ये उसकी रेस्टलेस को जाहिर करता है कि जब मैरी बताती है ना कि रात भर वो सो नहीं पाई थी, तो एडमंड कहता है कि हाँ मैं भी नहीं, सॉरी टायरॉन कहता है मैं भी नहीं सो पाया था। तो मैरी कहती है नहीं, आपकी तो खराडू की आवाज़ ही इतनी ज़्यादा थी। तो वो हंसने लग जाते हैं बेटे, जेमी और एडमंड जो है वो हंसने लग जाते हैं। तो मैरी कहती है कि जेमी तुम भी सारी रात खराटे लेते रहते हो। अब रात के वक्त खराटे लेता है वो और सोने के टाइम का इनको कैसे पता होगा मैरी को। तो इससे ये जाहिर है कि सारी रात जो है वो सो नहीं सकती और ये इसकी रेस्टलेस जो है किस वजह से है, इसके एडिक्शन की वजह से है। ड्रग्स एडिक्शन के जो साइड इफेक्ट्स की वजह से उसको नींद नहीं आती रात भर और वो बेचैन रहती है बेचारी।
तब जो है वो एडमंड और टायरोन वापस चले जाते हैं। मैरी उनको वार्न तो कर देती है एडमंड को कि वो तुम्हें नाकाम देखना चाहता है। इस तरह से उनके वो बचपन की बातें करती है। टायरोन जब उसे कहता है कि तुम्हारी हालत जो है वो ठीक नहीं है, तुम अपने आप पे ध्यान दो। उसके अलावा उसे खुश करने के लिए कहता है चलो हम साथ में डिनर करते हैं। तो टायरोन जब उसे डिनर को कहता है, लेकिन मैरी कहती है कि नहीं, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, तो वो चली जाती है यहाँ से। एक्ट 3 जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एनालिसिस भी हम लोगों ने साथ साथ इसका कर लिया है। और जो एक्ट 4 है ये इसका लास्ट एक्ट है इस प्ले का, जिसमें बहुत सारे जो है सीक्रेट्स रिवील होते हैं। यहाँ पे ये जो मिडनाइट का जो टाइम पीरियड है, जब एडमंड घर वापस आता है तो उसका बाप जो है वो कार्ड खेल रहा होता है। उस दौरान वो नशे में भी होता है। तो एडमंड जो है वो अपने बाप से शिकायत करता है। जिस तरह से उसकी माँ ने उसकी कंप्लेंट की होती है ना, उसके फादर की, एडमंड के सामने कंप्लेंट की होती है टायरोन की। तो वो कहते हैं कि उसने कभी भी उसको घर नहीं लेके दिया, उसने मेरे साथ कभी भी अच्छा रवैया नहीं रखा। तो एडमंड कहता है कि तुमने मेरी माँ को घर क्यों नहीं लेके दिया, हालांकि तुम ज़मीनों पर ज़मीनें खरीदते रहते हो, लेकिन तुमने मेरी माँ को एक घर भी नहीं लेके दिया। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मैं उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता था और इस वजह से मैंने उसे घसीट के कहीं पे भी नहीं ले जाता था। मतलब कि जो उनकी होमलेसनेस का यहाँ पे जो थीम है ना, इसका ये मतलब है कि वो कहता है कि क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ और मैं हमेशा उसे अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए मैं उसे हमेशा अपने साथ ही लेके चला जाता था। कोई प्रॉपर मतलब कि उन्होंने अपना घर नहीं बनाया इसी वजह से। और दूसरा, जब वो कहता है कि तुम इतने माइजर क्यों हो, इतने कंजूस क्यों हो, तो वो कहता है यहाँ पे सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो रिवील होता है उसकी पर्सनैलिटी का, कि वो इतना ज़्यादा कंजूस क्यों है और इतना ऑब्सेस्ड क्यों है और इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक क्यों है पैसे के हवाले से। तो वो कहता है कि जब मैं 10 साल का था तब मेरे फादर ने मेरी मदर को डिवोर्स दे दी थी, जिसकी वजह से और वो हमें छोड़कर चला गया था। उसकी बहनों को अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 10 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा उसे स्ट्रगल करनी पड़ी थी। पॉवर्टी उसने देखी है। इसके अलावा जो उसने इतने मुश्किल हालात में ये कंजूस रहने का जो सबक सीखा है उसे अनलर्न नहीं कर सकता। अब बहुत ही मुश्किलात से उन्हें एक अच्छी लाइफ मिली है और वो पेट भरकर खाना खा सकते थे, इसी वजह से ही वो मतलब इतना ज़्यादा कंजूस है और पैसा जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब इन दोनों की जब बातचीत चल रही होती है तब उन्हें गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, जैमी आ रहा होता है। तो टायरोन कहता है कि अब मुझे चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारी फिर से लड़ाई हो जाएगी। वो उठ के चला जाता है। अब जैमी और एडमंड जो है ये दोनों बैठकर शराब पीते हैं और फिर ये एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तब एडमंड को जैमी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू मोर देन आई हेट यू, लेकिन मैं साथ में तुमसे नफरत भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से मामा पापा ने मुझे इग्नोर किया है। तुम्हें जो है उनका प्यार ज़्यादा मिला है। क्योंकि यहाँ पे वो अपने पास्ट का फिर एक स्टोरी रिवील करता है कि उसके बचपन में इनका एक भाई होता है यूजीन नाम का, उसकी डेथ हो जाती है। उसको डेथ जो होती है वो मीजल्स की वजह से होती है। क्योंकि उस टाइम पे जब वो बच्चा छोटा था, यूजीन छोटा था, तब जो जैमी है उसे मीजल्स की बीमारी होती है और उसकी जो डिजीज़ है वो उसी छोटे यूजीन को लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इस वजह से उसका बाप जो है उसे नफरत करता है। और दूसरा, उसके टायरोन के जैमी से नफरत की पहली वजह यही है कि इसकी वजह से उसके बेटे की डेथ हो गई थी। दूसरी वजह है कि ये अपना करियर को लेकर सीरियस नहीं है और इसकी जो कंपनी है वो अच्छी नहीं है। तो वो अपने बाप को भी बुरा भला कहता है और दूसरा कहता है कि तुम मेरे हिस्से का प्यार भी तुमने ले लिया है दोनों पेरेंट्स से, इस वजह से मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। यू आर मामाज बॉय एंड फादर्स पेट, इस वजह से। अब यहाँ पे इन दोनों की अफेक्शन भी दिखाई गई है और हेट्रेड भी दिखाया गया है। वो कहते हैं मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, तुम अपना इलाज करवाओ, लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि तुम्हारी जो मैं तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं देख सकता। उसके बाद जब टायरोन नीचे आता है तो फिर से जैमी और टायरोन की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे जो वो है एडमंड है, वो उन दोनों को कहता है कि अपने करियर के बारे में बताता है। वो चाहता है कि मैं बताता है मैं पोइट बनना चाहता हूँ और मैंने पोएम भी लिखी है। ये पोएम जो है वो सी के ऊपर है। वो उन्हें पोएम भी सुनाता है, लेकिन वो उनकी लड़ाई फिर भी इसी चीज़ को लेकर चल जाती है। जो जैमी है वो बार बार क्रिटिसाइज़ करता है अपने फादर को कि तुमने हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब कर दी हैं, तुमने कभी भी हमें खुश नहीं रखा, तुम हमेशा पैसा बनाने में लगे रहे हो, ना ही तुमने हमें प्यार दिया है, ना ही तुमने हमें अच्छा कभी खर्च करने के लिए दिया है, ज़्यादा नहीं दिया, मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो। तो अभी इनकी लड़ाई चल रही होती है कि जो मैरी है वो नीचे आ जाती है। उसकी जो हालत होती है उससे ज़ाहिर हो रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नशे में है। इस कदर नशे में है कि वो इन तीनों को पहचान भी नहीं पाती। उसने अपने हाथ में वेडिंग ड्रेस भी लिया हुआ है। अब यहाँ पे उसकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल दिखाई गई है। उसके अलावा वो ऐसी अजीब और गरीब सी बातें कर रही होती है और अपने जो उसने शादी का जोड़ा उठा रखा होता है उसको देख कर सोचती है कि काश वो वो शादी ना करती।
या फिर वो अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो अपने होप्स को, फ्यूचर होप्स को यहाँ पे वो दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करती है। और उसके अलावा ये इनसे बात भी नहीं करती, ना ही अपने बच्चों को पहचानती है, ना ही अपने शौहर को पहचानती है। बस उनके सामने ही बातें करने, उनकी बचपन की बातें शुरू कर देती है और टायरोन के साथ अपनी जो उसकी फर्स्ट डेट थी उसका जिक्र करती है। यहाँ पे टेंडरनेस दिखाई गई है। उसके अलावा मिसरेबल जो सिचुएशन है वो दिखाई गई है। अब इसकी सिचुएशन देखकर जो टायरोन है वो कुर्सी के ऊपर स्टिल होकर बैठ जाता है और वो भी खामोशी से ठहरे रहते हैं। इस दौरान जो है कर्टन फॉल करता है और ये प्ले जो है वो एंड हो जाता है। ये प्ले जो है यहाँ पे एंड हो जाता है। ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब इससे जो भी हमें लेसन मिला है, मॉरल लेसन, साथ साथ में हम लोगों ने इसके जो एलिमेंट्स थे वो भी और थीम्स भी वो भी डिस्कस किए हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में अगर बात करें तो एलिमेंट ऑफ बायोग्राफी जो है, ऑटोबायोग्राफी, जो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे रिवील होता है कि ये प्ले जो है ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिम्बोलिज्म इन द प्ले और कौन कौन से सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टर ऑफ एडमंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लव एंड हेट का रिलेशनशिप ये बहुत अहम है। नॉस्टैल्जिया या फिर घोस्ट ऑफ द पास्ट ये किस तरह से इस प्ले में रिवील किया गया है, इसके ऊपर कमेंट्री भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।